रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। हमारी ये लेखिकाएं बहुत गुणी हैं, इनका सम्मान हम क्या ही कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह जरूर है, एक छोटा सा प्रेम भाव, एक सम्मान भाव है मंच कृति की ओर से, जो वो अपनी इन लेखिकाओं को प्रेषित करना चाहते हैं। आज हम पहले मैं निशु से गुजारिश करूंगी कि मुझे बताएं कि चंद्रकला जी इस वक्त ऑडिटोरियम में मौजूद हैं या नहीं। आ गई हैं निशु जी? मैं चाहूंगी कि आप चंद्रकला सिंह मेहता जी को मंच पर लेकर आएं और साथ ही साथ डॉक्टर करुणा पांडे। कृपया हमारी दोनों लेखिकाएं मंच पर तशरीफ लाएं। भानु प्रकाश जी से गुजारिश है कि कृपया मंच पर आए। और निशु जी, आपसे एक गुजारिश और कि आप कृपया कीर्ति नारायण जी को मंच पर लाएं। जोरदार तालियां हमारी लेखिकाओं के लिए, जिनकी कहानियां आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मंच कृति के 17 दिन 50 कहानियों के सफर में। आज हमारी लेखिकाएं हमारे सामने हैं और कीर्ति नारायण जी से भी गुजारिश है कि कृपया मंच पर आए और सम्मान स्वरूप, प्रेम स्वरूप प्रतीक चिन्ह हमारी लेखिकाओं को देने का कष्ट है। ऐसा लगता है ऑडिटोरियम में गर्मी को ज्यादा मुझे लगता है आपको बहुत बेहतर समझने लगे, जानने लगे जी। तो हम चाहेंगे कि कृपया प्रतीक चिन्ह मंच पर लाए जाएं। निशु जी, कितना खूबसूरत लग रहा है ये अवसर जब हमारी लेखिकाएं मंच पर खड़ी हुई हैं, साथ में कीर्ति नारायण जी हैं, साथ में भानु प्रकाश जी हैं, हमारे मंच कृति के वरिष्ठ, और ये रही निशु सिंह जी। क्या बात है। हम चाहेंगे कि एक फोटो लेके जाए सामने से, ये पल संजोल लिए जाए क्योंकि कम होता है ऐसा। मैं भी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये खूबसूरत स्त्रियां जो जीवन को पूर्ण करती हैं, जो अपनी लेखनी से समाज को एक नई दिशा देती हैं, एक नया समाज बनाने की ओर हमें प्रेरित करती हैं, इनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। आगे जाते रहिए तो बहुत बोलने का मौका बना रहता है। और देखिएगा, महान साहित्यकार मेरे प्रेमचंद जी, जिन्होंने कहा था कभी कि विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से पीछे है। वैसे आज के समय में मैं ऐसा मानती नहीं हूँ, पुरुष और स्त्री बराबर एक ही स्थान पर खड़े नजर आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है, कहीं बढ़ जाता है स्त्री का। मैं थोड़ी लिबर्टी ले लेती हूँ इस बात। तो उन्होंने कहा था कि
विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से थोड़ा पीछे है। जिस दिन वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा ना, वो स्त्री हो जाएगा। तो आगे बढ़े। आज बहुत सारी कहानियां इन 17 दिनों के सफर में आप तक पहुंच रही हैं और आज मंच पर जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत दिग्गज नजर आएंगे और आए भी। आगे की दोनों कहानियां भी बहुत मजबूत एक स्तंभ बना के खड़ी होती हैं और आज मंच भी थोड़ा टाइम लेगा। एक छोटी सी बात नहीं कहनी है मुझे। चलिए, मेरी हंसी के साथ शामिल हो जाएगी पीले गुलाब की हंसी, जिसको लिखने वाली है स्वर्गीय शीला मिश्रा जी, जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम जिन कहानियों को यहाँ पर जिनका मंचन हो रहा है पंचकृति के जरिए, उसमें बहुत सारी कहानियाँ उन लोगों की है जो अभिव्यक्ति संस्था से जुड़ी हुई हमारी लेखिकाएं हैं और आज इस हॉल में मौजूद भी हैं। स्वर्गीय शीला मिश्रा मैम, जिनके साथ मैं अगर अपनी बात करूँ, आकाशवाणी में जब नई नई आई थी तो उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा, कुछ कार्यक्रम भी किए। बहुत ही हंसमुख, अपने आसपास एक बहुत सुंदर वातावरण बना लेने वाली, बहुत ही शौकीन और हर चीज़ में बहुत अच्छी तरह से अपने आगे आने वालों को सिखाने वाली। उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी कि नहीं मुझे अगर आता है तो मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सब लोग कैसे आए, ऐसा कुछ नहीं था। शीला जी हम लोगों के लिए हमेशा एक आदर्श रही। और अभी मैंने अभिव्यक्ति की बात की थी, अभिव्यक्ति संस्था की स्थापना भी शीला मिश्रा जी के द्वारा की गई थी। और मैं चाहूँगी कि 2 लाख तालियां हम इस बात के लिए, क्योंकि शीला मैम ने जो सफर शुरू किया साहित्य के लिए, वो आज बढ़ते बढ़ते इतना आ गया है कि 17 दिन की 50 कहानियों में हम अभिव्यक्ति की बहुत सारी रचनाएं, अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी लेखिकाएं यहाँ पर हमारे साथ शामिल हुई हैं। तो चलिए, फिलहाल के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपके सामने प्रस्तुत है पीले गुलाब की हंसी, लेखिका स्वर्गीय शीला मिश्रा जी। नमस्कार, मैं रचना मुकेश टंडन, कहानी पीले गुलाब की हंसी, लेखिका शीला मिश्रा जी। पल्लवी मेरी छोटी सी बेटी आज स्वयं माँ बन गई। कब वो इतनी बड़ी हो गई, कब उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और वो भी मेरी जानकारी के बिना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर में हथौड़े बज रहे हैं। मेरा मन किया कि सबसे पहले उसके पापा को जाकर उन्हें बधाई दूं। तुम्हारा ही खून है, मेरा नहीं। अन्यथा बिना शादी ब्याह के एक बेटी की मां बनकर मुझे संदेश भिजवाने की निर्लज्जता मेरी बेटी में नहीं आ सकती। 22 वर्ष से जो व्यक्ति दूर अपनी अलग दुनिया बसाकर जीवन का हर सुख भोग रहा है, और मैं यहाँ एक 4 साल की बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकी। क्या ये दिन देखना अभी बाकी था? हे ईश्वर, अभी और क्या क्या दिखाएगा मुझे।
कितनी यातनाओं, कितने संघर्ष से बेटी को पालने के बाद मैंने सोचा था कि अब बेटी बड़ी हो गई है, इसकी हाथ पीले करके मैं माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। आज ये नौकरी, कल वो नौकरी, आज ये मकान, कल वो मकान, कभी भाई भाभी के भरोसे तो कभी मौसा मौसी जी के घर में समय काटती। मैं अपनी बेटी को सुयोग्य बनाने की चिंता में लगी रहती और उधर नाम के लिए कहलाने वाला मेरा पति 4 साल की बच्ची को पालने की सजा मुझे देकर दूसरी औरत के चक्कर में पड़कर उसके 3 बच्चों की शादियां भी करवा चुका है। क्या करूं? इतना हताश, इतना निराश तो मैंने अपने आप को कभी नहीं पाया। ये क्या किया पल्लवी ने? अभी तक तो एक लक्ष्य मेरे सामने था, पर अब वो आखिरी दरवाजा भी बंद दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये धरती मेरे चारों तरफ चक्कर काट रही है। उस समय लगा मेरी आंखों के सामने आंखों से चिंगारियां सी निकल रही हैं। मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि मैं उठकर एक गिलास पानी ही पी लूं। मैं बस वहीं सोफे पर लेट गई। पता नहीं कब मैरी ने आकर दरवाजा खोला और मुझे पानी पिलाया। मैं उस समय रोना चाहती थी। अपनी बेबसी पर कितना शर्मिंदा थी मैं बिल्कुल किर्च हो रही थी। कर्नल सूद के दूसरी शादी कर लेने के बाद मैं ही पल्लवी की माँ बाप दोनों थी। ये बात और है कि पल्लवी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और शायद इसी कारण उसकी शिक्षा इतने बड़े और महंगे स्कूल में हो पाई। कर्नल सूद से अलग होने के बाद मैंने उनसे एक पैसा नहीं लिया। मैंने सोचा था मैं दिखा दूंगी उन्हें। मैं अपनी बेटी को हीरे जैसा चमकाऊंगी, उसे उच्च शिक्षा दूंगी और दिखा दूंगी उन्हें कि उनकी अनुकंपा के बिना भी मैं अपनी बच्ची को पाल सकती हूँ। उसके रूप में समाज को एक बहुमूल्य रत्न दे सकती हूँ। पर मैं गलत थी। जिसको मैं हीरा समझकर तराश रही थी वो साधारण पत्थर निकली, बिल्कुल अपने पिता की तरह। बार बार याद आ रहे हैं मुझे वो दिन जब देहरादून की ठंडक में छोटी सी पल्लवी देहरादून की ठंडक में जाड़े के दिनों में पल्लवी सुबह स्कूल जाने से मना करती थी। मेरे बार बार उठाने पर वो करवट बदलकर सो जाती। उसको तैयार करने के बाद मुझे भी स्कूल जाना होता। वो कभी टॉयलेट में देर लगाती तो कभी यूनिफॉर्म पहनने में। जूते मोजे तो उसके रोज ही खो जाते। फिर भी 2 चोटियों में लाल रिबन लगाए मेरी पल्लू बिल्कुल परी सी लगती। खूब गोरा रंग, बिल्कुल अपने पापा की तरह।
और सुर्ख लाल होठ मेरी तरह, दिमाग पिता जैसा और सरलता मेरे जैसी। स्कूल से जब भी वो किसी कैंप में बाहर जाती तो वहाँ से मेरे लिए वो ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आती और कहती, मम्मा मम्मा ये देखो ना, ये चॉकलेट मैं आपके लिए लाई। और मम्मा ये मोतियों का हार मैंने धानगढ़ी से आपके लिए खरीदा था। और मम्मा मम्मा ये देखो, ये इसमें ना चावल के दाने पर आपका नाम लिखा है, नीरजा। देखो ना मम्मा, देख नहीं रही हो। और मम्मा ये देखो, ये छाता लगाकर मेरी मम्मा आसमान में उड़ जाएगी, नीले बादलों के पार परियों जैसे इंद्रधनुष की कमान पर। मैं जब उससे पूछती, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरी जिज्ञासा का उत्तर उसके पास रहता तो था, पापा ने दिए थे, पर इस रहस्य को वो अपने तक सीमित रखती और कहती, क्यों? अभी पिछली बार ही तो आपने दिए थे, और फिर दिवाली पे मामा जी ने भी दिए थे, और चलते वक्त नानी जी ने भी दिए थे। मम्मा मैं खर्च ही कहाँ कर पाती हूँ, वैसे भी स्कूल में सब कुछ तो मिलता है। हाँ ठीक ही तो कह रही थी, इतना बड़ा स्कूल, वहाँ तो बच्चों के लिए वैसे ही एक से एक चीज़ मुहैया रहती। गार्जियन को तो स्कूल में कुछ भी ले जाना मना था, बस आप खाली हाथ आइए, बच्चों से मिलिए और लौट जाइए। ये तो मेरा सौभाग्य था कि स्कूल की टीचर होने के कारण मैं पल्लवी को अपने पास रख सकती थी, वरना उसको बोर्डिंग स्कूल में रखना मेरे लिए तो आकाश के तारे चूमने जैसा था। स्कूल की शिक्षा पूरी करके पल्लवी ने दिल्ली में कॉलेज ज्वाइन करने की पेशकश की। मैं उसको दिल्ली भेजकर वहाँ का खर्च उठा पाऊंगी, ये मेरी कल्पना के बाहर था। पर उसका उदास चेहरा देखकर मेरा मन भर आता, क्या कर दूं मैं इसके लिए? वो कहती, मम्मा सिर्फ 4 सालों की तो बात है, फिर तो मैं भी अर्निंग करने लायक हो जाऊंगी और आपका दामन खुशियों से भर दूंगी। मम्मा जितना त्याग आपने किया है वो तो मैं आपको वापस नहीं लौटा सकती, लेकिन हाँ जितना पैसा खर्च करोगी ना उसका 10 गुना आपको ला कर दूंगी, पक्का प्रॉमिस मम्मा। गर्व से मेरा सिर ऊंचा हो जाता, कितनी समझदार बेटी है मेरी। शुरू से ही मैं उसकी हर फरमाइश पूरी करती रही। अगर इसके मन मुताबिक कॉलेज में पढ़ा भी ना पाई तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। पर कैसे करूं? तभी मेरा ध्यान बैंक में जमा की हुई एफडी पर गया। मैंने पल्लवी से कहा, ठीक है बेटा, तुम कॉलेज का फॉर्म मंगवा लो, मैं देखती हूँ। वो खुशी से आकर मेरी बाहों में झूल गई। ओह मम्मा, यू आर सो स्वीट। एक पल के लिए मुझे लगा ये मेरी वही छोटी सी पल्लवी है जो मेरी गोद में आते ही सो जाती थी। अपने जूते के फीते ना बांध पाने पर कितना रोती थी, और आइसक्रीम खाने के लिए कितनी जिद करती थी। उसके लिए दिल्ली के मिरिंडा कॉलेज में पढ़ना आइसक्रीम खाने के ही समान। पल्लवी ने फॉर्म मंगवाया, मेरे साथ दिल्ली जाकर इंटरव्यू दिया। उसके अच्छे नंबर और विलक्षण बुद्धि के कारण उसका दाखिला हो गया। मैंने भी अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ और ट्यूशन शुरू कर दी। उसके दिल्ली जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। वो मेरी बेटी ही नहीं, मेरी सखी थी। हम दोनों साथ में बैठकर घंटों बातें किया करते, साथ में पिक्चर देखने जाते, चाट खाने जाते
कपड़ों का उसे बड़ा शौक था। अपने ही नहीं, मेरे कपड़ों पर भी उसकी नजर रहती। वो कहती, क्या मम्मा, क्या अर्ज में ये मटमैली सी साड़ी पहन के चल देती हो, सर पर जूड़े वाला खूंटा जैसा कुछ बना करके। अरे मम्मा, सच धज के रहा करो। अपनी सहेलियों को देखा है, कभी बॉय कट बाल कटाओ, कभी स्टेप्स में कटाओ, कभी पॉर्मिंग करो, कभी स्ट्रेट छोड़ो। मम्मा, जब आप हॉस्टल आती हो ना मुझसे मिलने, तो मेरी सहेलियां खुसफुसाती हैं कि पल्लवी की मदर को देखा है, कैसी ओल्ड फैशन सी है, देहरादून से है ना, छोटे शहर से। हाँ, उसकी सहेलियों के माता पिता तो कोई लंदन में रहते हैं, कोई अमेरिका में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में। तो आप उसकी सहेलियों के लिए मुझे सज धज कर जाना चाहिए, ये मेरे लिए नई बात थी। खैर, हर सप्ताह मैं उसके लिए घर से देशी घी, अचार, बड़ी, पापड़ आदि ले जाती रही। एक दिन पल्लवी ने मुझसे कहा, मम्मा, आप ये सब मत लाया करो, ये कोई भी नहीं खाता। और फिर घी से तो वजन बढ़ता है ना मम्मा। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं ना कुछ खा लेते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता। हाँ मम्मा। मैंने देखा पल्लवी में एक तरह का आत्मविश्वास आया है। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन इसके बाद जब भी वो घर आती तो उसका मन नहीं लगता। वो कभी संगीत नाटक एकेडमी में जाकर कोई छोटा सा कोर्स करती, कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाकर वहाँ पर किसी नाटक के रिहर्सल में व्यस्त हो जाती। उसका देहरादून आना कम होता गया और इधर मेरा भी दिल्ली जाना थोड़ा सा कम हो गया। मैंने देखा इधर पल्लवी में कुछ परिवर्तन हुआ है। वो कुछ जिद्दी और अपने स्वभाव के विपरीत क्रोधी भी होने लगी और उसके पर्स में पैसे भी भरपूर रहने लगे। एक दिन दबी जबान से मैंने उससे पैसों के बारे में पूछा तो जीवन में पहली बार उसने अपना मुंह खोला। वो बोली, पैसे मुझे पापा देते हैं और ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो। तुमने तो कभी उनके साथ न्याय किया ही नहीं। अरे क्या हो गया अगर पापा ने किसी गरीब बेसहारा विधवा का सहारा बनके उसके 3 बच्चों की शादी करा दी तो? उन्होंने मुझे तो नहीं छोड़ा ना, तुमने उन्हें छोड़ दिया मम्मा। पापा तो ईमानदार हैं, उन्होंने जो किया सब खुलेआम किया। तुमसे छुप कर जिंदगी भर वो अगर किसी दूसरी औरत के पास जाते रहते, उसकी सहायता करते रहते तो तुम्हें तो पता भी नहीं चलता। मैं हैरान सी उसकी बातें सुनती जा रही थी। ये मेरी बेटी है, आज बड़ी हो गई है तो मुझे दोषी ठहरा रही है। मैं इसको कैसे समझाती कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने पति पर पराई औरत की नजर नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने निढाल स्वर में पल्लवी से कहा, बेटा अभी तुम ये सब नहीं समझोगी, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब समझोगी। ये किताबी बातें नहीं है बेटा, ये जीवन के अनुभव हैं। उस औरत के तुम्हारे पिता के जीवन में आने से मेरा सुख तो जैसे धुनी हुई कपास जैसा न जाने कहां उड़ गया। जब तुम्हारा विवाह होगा तब हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। शादी? मम्मा वो कौन करेगा? तुम भी कैसी पूरनपंथी बातों को लेकर के बैठ गई। मम्मा आजकल के जमाने में शादी की किसी को जरूरत नहीं है। वो लिविंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट सुना है? कितना थ्रिल है उस लाइफ में। जब चाहो जिसके साथ चाहो रहो और जब चाहो साथ छोड़ दो। उसकी बातों से मैं टहल गई। ये किसका असर आ गया उस पर? क्या दिल्ली के उन्मुक्त विषैले वातावरण का या फिर उसके बाप का, जो अब खुलेआम उससे दिल्ली में मिलते हैं? वो वहीं रहते हैं सपरिवार और पल्लवी को अपने घर भी ले जाते हैं।
मैं सोचने लगी, कहाँ चूक हो गई मुझसे? क्या उसके पिता उसको मेरे विरुद्ध तैयार कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, दूसरे दिन पल्लवी को दिल्ली जाना था, वो चली गई। इधर पैरों में अर्थराइटिस की वजह से मेरा भी दिल्ली जाना कम ही होता था। बस पल्लवी से फोन पर बात हो जाती थी। एक दिन उसने बताया कि ब्रिटिश एयरवेज में उसका एयर होस्टेस के पद पर सिलेक्शन हो गया और शीघ्र ही वो लंदन चली जाएगी। ये खबर सुनते ही मैं उससे मिलने के लिए तुरंत दिल्ली गई। अपनी नौकरी को लेकर वो बहुत उत्साहित थी। उसने मुझे बताया कि वो वहाँ पर जाएगी और फिर मुझे भी बुलाएगी। फिर वो मुझे लेकर अपने साथ गई एक बार। वहाँ पर उसने एक अपार्टमेंट लिया। वहाँ पर 2 लड़कियाँ रहती थी, दूसरी भी एयर होस्टेस थी, अक्सर फ्लाइट पर रहती। पल्लवी ने बड़े शौक से मुझे पूरा लंदन घुमाया। लंदन ब्रिज, ट्रिपलर स्क्वायर, बिग बेन, मैडम तुषाद का म्यूजियम आदि सभी कुछ। यही नहीं, वो मुझे पेरिस, रोम और स्विट्जरलैंड भी ले गई। उसकी तरफ से पूर्ण निश्चिंत होकर मैं भारत लौट आई। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन सुबह सुबह पल्लवी अचानक अपना सामान लिए घर आ गई। उसके चेहरे पर कुछ थकावट सी थी। मैं उसको देखकर चौंक गई। अरे बेटा, तुम अचानक? क्यों? अपनी मम्मा के पास कोई अचानक नहीं आ सकता है। उसके स्वर में बड़ा प्यार था। मैं तो गदगद हो उठी, उसे अपने गले लगा लिया, उसके लिए चाय बनाई। चाय नाश्ता करके वो सो गई। 3-4 घंटे तक वो सोती रही। फिर उसने बताया कि उसने ये नौकरी छोड़ दी है और जल्दी ही उसको मुंबई में दूसरी नौकरी मिल जाएगी। पहले हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे। इस बार वो दूसरे कमरे में सोने लगा। उसका कहना था कि रात में उसको देर तक पढ़ाई लिखाई करनी होती है, उससे मेरी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। सुबह मैं कॉलेज जाती तो वो सोती रहती। कॉलेज से लौट के आती तो भी वो मुझे सोई हुई मिलती। कुछ ही महीनों में वो अपनी नई नौकरी पर मुंबई चली गई। वहाँ पर उसने एक अपार्टमेंट ले लिया और जिंदगी एक नए ढर्रे पर चल गई। वहाँ से पल्लवी बराबर फ़ोन पर मुझसे कहती, मम्मा मैं आपको जल्दी ही यहाँ बुला लूँगी, फिर हम दोनों एक साथ बिल्कुल पहले की तरह रहेंगे। मैं इस साथ रहने की कल्पना ही कर रही थी कि एक दिन मुंबई के नर्सिंग होम से मेरे पास फ़ोन आया। मैं फिजा नर्सिंग होम से डॉक्टर नारायणी बोल रही हूँ। बधाई हो मिसेस सूद, आप नानी बन गई हैं। मैं नानी बन गई हूँ? सॉरी डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये रॉन्ग नंबर है। नहीं मिसेस सूद, मुझे ये नंबर आपकी बेटी पल्लवी ने दिया है और उसने कहा है कि माँ को बता दीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय। ये सुनकर तो मैं जीते जी मर गई। मरती क्या ना करते फौरन मुंबई के लिए फ्लाइट ली। उसके लिए भी पहले मुझे दिल्ली जाना पड़ा। रास्ता था कि कट ही नहीं रहा था। फ्लाइट से उतरते ही मैंने सीधे टैक्सी ली और पहुंची नर्सिंग होम। नर्सिंग होम क्या था? इतना बड़ा 5 स्टार होटल भी उसके सामने मात खा जाए। मैं सीधे रिसेप्शन पे गई, लड़की से पूछा और पहुंच गई 5वें माले पर, रूम नंबर 575। मुझे ऐसा लगा
ये कमरा नहीं, कोई तिलिस्म है जो मेरे हाथ से छूते ही टूट जाएगा। कमरे के अंदर बड़े से महाराजा बेड पर मेरी पल्लवी लेटी हुई थी और साथ में थी बिल्कुल अमेरिकी बबुआ जैसी एक छोटी सी बच्ची जो मेरी ओर टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने सीधे पल्लवी से प्रश्न किया, इसका पिता कौन है? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। बेटा, हमारे समाज में अविवाहित मां का कोई स्थान नहीं है। इसको कैसे पालोगी? क्या जवाब दोगी सबको? ये मेरी बच्ची है मम्मा, इसे मैं पालूंगी और समाज को जवाब भी मैं ही दूंगी। पल्लवी के स्वर में कठोरता थी और अपनी बच्ची को पाल पोसकर बड़ा करने का दृढ़ संकल्प। मैंने फिर उसको समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मुझे इसके पिता का नाम तो बताओ, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। मैं उससे मिलूंगी, उसको समझाऊंगी, उससे बात करूंगी और उस पर दबाव डालूंगी कि तुमसे विवाह कर ले। पल्लवी के चेहरे पर कुछ रेखाएं उभरी, कुछ चिंता के भाव स्पष्ट हुए। उसने प्यार से बच्ची की ओर देखा और भाव शून्य स्वर में बोली, पता नहीं। क्या? पता नहीं? क्या तुम अपनी बच्ची के पिता का नाम नहीं जानती? क्या आधुनिक संस्कृति बच्चों पर इस कदर हावी हो गई है? विवाहेतर अनेक प्रेम संबंध, अविवाहित मातृत्व, एक ही समय में अनेक साथियों से खुले प्रेम संबंध बिना किसी शर्म लिहाज के। क्या प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर ही आधुनिक बना जा सकता है? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तब पल्लवी बड़े ही शांत स्वर में बोली, मम्मा, मुझे सच में नहीं पता कि इसका पिता कौन है। हाँ, बस उसकी एक धुंधली सी आकृति है मन में। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, कहाँ से आया, क्या काम करता है, कहाँ रहता है। मम्मा, ये बच्ची मेरी है, सिर्फ मेरी, और इसे मैं पालूंगी। मम्मा, तुमने भी तो मुझे बिना पिता के पाल लिया था, वैसे ही मैं भी इसे पाल लूंगी। आखिर बेटी तो मैं तुम्हारी ही हूं ना मम्मा। पल्लवी उठी और मेरे गले लग गई, इस तरह जैसे आज से 20 वर्ष पूर्व मेरे कंधों को अपने प्यार से गीला करती थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर संकल्प की दृढ़ता थी, उजास की किरणें थी और अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने का दृढ़ संकल्प। मैं प्यार से पल्लवी को देख रही थी। तभी इस खिलौने जैसी बच्ची की किलकारी से मेरा ध्यान टूटा। खिले गुलाब सी बच्ची बासंती सा फ्रॉक पहने मेरी ओर टुकुर टुकुर देख रही थी, अपनी बंद मुट्ठी में भविष्य की अनंत संभावनाओं को समेटे हुए। मेरा रोम रोम इसके लिए प्यार से भर उठा।
इसने इस दुनिया में आकर क्या अपराध किया है जो इसको दंड दिया जाए? न जाने इस तरह की कितनी बेटियां इस संसार में आने से पहले ही मार दी जाती हैं। हमेशा निरपराध ही तो सजा भुगतता है, अपराधी तो छूट ही जाता है। पता नहीं समाज की निद्रा कब भंग होगी। हम सब समाज की धारा में बहते ही तो जा रहे हैं, तमाम चट्टानों, कंकड़ों, पत्थरों के बीच अवश्य से। वो समय कब आएगा जब हम स्वयं चट्टान बनकर इस प्रवाह को रोकेंगे? अकेली माँ अपनी बच्ची को कैसे पालती है, ये अनुभव नितांत मेरा अपना था। मैंने सजन नेत्रों से पल्लवी की ओर देखा और मुस्कुराती हुई बच्ची को गले से लगा लिया। सिलसिला चल रहा है कहानियों का। धीरे धीरे हम आज के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बार फिर समय है उस प्रेम भाव का, उस सम्मान का। हमारी कुछ और लेखिकाएं जिनको हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। निशु जी, आपसे गुजारिश है। अलका प्रमोद जी कृपया मंच पर आए। सुषमा श्रीवास्तव जी और कविता मिश्रा जी। एक बार फिर से गुजारिश है कीर्ति नारायण जी से, आपको एक बार फिर से तकलीफ देंगे इस बात की कि आप मंच पर हमारी इन खूबसूरत लेखिकाओं को प्रतीक चिन्ह देकर हमको इस गौरव के पल का साक्षी बनाए। भानु सर, आपसे गुजारिश है, हमारी खूबसूरत अलका प्रमोद मैम जी मंच पर है। तालियां बजती रहें। कितने सारे रंग बिखरे हैं इस मंच पर। सुषमा श्रीवास्तव जी, मैंने निशु जी आपको आवाज दी थी, और कविता मिश्रा जी, हमारी दो लेखिकाएं यहाँ पर और मौजूद हैं यदि तो कृपया उनको मंच तक लाएं। यदि वो हॉल में है तो कृपया सूचित करें हमें। शायद उनकी उपस्थिति अनुसार अभी नहीं है यहाँ पर, तो हम चाहेंगे अलका मैम को ये प्रतीक चिन्ह दिया जाए। बोलने में उतनी ही सौम्य और लेखनी में उतनी ही सशक्त। बहुत बहुत धन्यवाद अलका मैम आपका भी। कीर्ति नारायण मैम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। थैंक यू निशु, थैंक यू मैम सर। और आइए आप बढ़ते हैं आज की